और सबसे अच्छी बात, भारत से बहुत सस्ता है ये देश। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। इसलिए आज मैं आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू टूर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इंडिया से एक ब्लॉगर नेपाल आ रहे हैं और आने के बाद वो पूरी डिटेल बता रहे हैं कि नेपाल में आपको किस तरीके से इंडिया से आना है। पूरी गाइड वो आपको देंगे। अगर जो लोग नेपाल आना चाहते हैं और उनको नहीं पता कि क्या करना है और कैसे जाना है और क्या चीजें करनी है, इस गाइड के अंदर आपको सारी चीजें पता चलेगी। इसके अलावा आपको ये खाने के बारे में भी बताएगा, कौन कौन सा खाना आप लोगों को, इंडियन लोगों को खाना चाहिए जो लोग विजिट करें नेपाल को। और नेपाल के आने के बाद लोगों को समझ नहीं आता कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चलिए सबसे पहले इसके रिपोर्ट को देखते हो, फिर आपके साथ बात करते हैं कि इंडियन बंदा इस रिपोर्ट के बारे में क्या बात कर रहा है और साथ में ये क्या बात कर रहा है कि नेपाल के लोगों से किस तरीके से मिलना है, क्या चीजें करनी है और क्या खाना चाहिए। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। यूं तो भारत में भी बहुत कुछ है घूमने के लिए, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के घूमने जाया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, भारत से बहुत सस्ता है ये देश। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। इसलिए आज मैं आपको नेपाल की राजधानी काठमांडू टूर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। कैसे आप काठमांडू आ सकते हैं, घूमने का सही तरीका क्या है, नेपाल आने से पहले क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, बस, टैक्सी, रेल, होटल, ऐसी तमाम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। ऐसा करने से हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, कहते तो ये भी हैं, श्री बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद श्री पशुपतिनाथ काठमांडू में भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और चलते हैं काठमांडू। काठमांडू नेपाल का एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत खूबसूरत भी है। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से काठमांडू की दूरी करीब 1166 किलोमीटर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि काठमांडू कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका काठमांडू पहुंचने का। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे काठमांडू पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। दिल्ली मुंबई से तो डायरेक्ट फ्लाइट है काठमांडू तक। दिल्ली से बात करें तो करीब 1.5-2 घंटे का सफर रहता है। 4,500 से 5,000 का टिकट होता है और आप आराम से 1.5-2 घंटे में काठमांडू पहुंच जाएंगे। ट्रेन की बात करें तो डायरेक्ट काठमांडू तक ट्रेन नहीं है। काठमांडू का नजदीकी भारतीय रेलवे स्टेशन गोरखपुर है यूपी में, रक्सौल है बिहार में और जयनगर है बिहार में। जो भी आपके लिए नजदीक रहे वहां से आप काठमांडू के लिए जा सकते हैं। गोरखपुर से काठमांडू की दूरी 325 किलोमीटर है, बाय रोड ही आपको जाना पड़ेगा। रक्सौल से काठमांडू की दूरी 142 किलोमीटर है, बाय रोड जाना पड़ेगा। बिहार में एक छोटा सा शहर है जयनगर, वहां से काठमांडू की दूरी 260 किलोमीटर है। हालांकि भारत नेपाल के बीच एक ट्रेन भी चलती है जो बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर कुर्था तक जाती है। ये एक लोकल DMU ट्रेन है। 35-36 किलोमीटर का सफर है, 2 घंटे लगते हैं, बीच में 6 हॉल्ट हैं। एवरेज स्पीड करीब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। AC क्लास, जनरल क्लास 2 तरह के कोच हैं। टिकट की बात करें तो जयनगर से नेपाल का अंतिम स्टेशन कुर्था तक जनरल क्लास में करीब 80 रुपए का टिकट है और AC क्लास में 450 रुपए का। लेकिन आप डायरेक्ट काठमांडू तक नहीं जा पाएंगे, कुर्था से आपको बाय रोड ही काठमांडू जाना पड़ेगा। ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं लगता है मुझे, क्योंकि कुर्था से भी करीब 222 किलोमीटर की दूरी पर है काठमांडू। ये सफर आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। तो बेस्ट है या तो आप गोरखपुर आइए या फिर आप आ जाइए रक्सौल। फ्लाइट से जा रहे हैं तो डायरेक्ट काठमांडू तक पहुंच जाएंगे। अगर बाय रोड ही सफर करना है तो चलो बाय रोड की मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप काठमांडू पहुंच सकते हैं। 3 तरीके हैं, या तो बस ले लीजिए या फिर टैक्सी हायर कर लीजिए या फिर अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए। बसेस की बात करूं तो दिल्ली से काठमांडू के लिए डायरेक्ट बसेस अवेलेबल हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। 5-6 बसेस हैं, बल्कि ज्यादा ही हैं, जो दिल्ली से काठमांडू के बीच में चलती हैं। मिनिमम टिकट 3,000 के आसपास है। करीब 27 से 28 घंटे का समय लगता है दिल्ली से काठमांडू बस से जाने में। गोरखपुर से भी 1-2 डायरेक्ट बस है काठमांडू तक। 12-13 घंटे का सफर रहता है। 2,000-3,000 के आसपास टिकट है।
अकॉर्डिंग टू बस, अकॉर्डिंग टू कंफर्ट। हालांकि गोरखपुर से आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से गोरखपुर पहुंच चुके हैं तो आप बसेस से भी जा सकते हैं, आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। टैक्सी के क्या प्राइसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप रक्सौल में हैं तो रक्सौल से बिहार रोडवेज की बसें चलती हैं। करीब 11 घंटे का सफर है और 600-700 रुपए उसमें टिकट है। ऑर्डिनरी बस है बिहार रोडवेज की जो रक्सौल से चलती है डायरेक्ट काठमांडू तक। तो जो भी आपको सही लगे आप उससे जा सकते हैं। हालांकि आप ट्रेन से गोरखपुर या रक्सौल आ जाइए, वो भी एक अच्छा तरीका, और वहां से टैक्सी हायर कर लीजिए। टैक्सी के बारे में बता देता हूँ। गोरखपुर से अगर आपको काठमांडू जाना है तो टैक्सी वाले 14,000 से 15,000 चार्ज करेंगे। रक्सौल से काठमांडू जा रहे हैं तो करीब 7-8 हजार रुपए चार्ज करेंगे ड्रॉप करने के। दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू अगर आप टैक्सी लेकर जाते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बहुत महंगा पड़ने वाला है। या तो आप ट्रेन से गोरखपुर आ जाइए, वहां से टैक्सी हायर कर लीजिए, या फिर दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू की बस पकड़ लीजिए, या फिर दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट से 1.5-2 घंटे में काठमांडू पहुंच जाइए। मुंबई से भी फ्लाइट है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं काठमांडू पहुंचने के। हालांकि कुछ लोग अपनी गाड़ी लेकर भी आ जाते हैं, अपनी बाइक लेकर भी आ जाते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें कुछ परमिट वगैरह बनवाना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो काठमांडू जाने का बाय रोड सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गोरखपुर आइए और गोरखपुर से काठमांडू निकल जाइए। हालांकि गोरखपुर से काठमांडू के बीच का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा नहीं है। जैसे ही हम नेपाल में एंट्री करते हैं तो वहाँ के रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी यही एक बेस्ट रास्ता है दिल्ली से काठमांडू पहुंचने का। तो बेस्ट तरीके की ही बात करते हैं कि गोरखपुर से काठमांडू कैसे जाएं। तरीके मैंने बता दिए, बसेस से जा सकते हैं, टैक्सी हायर कर सकते हैं, अपनी गाड़ी लाए हैं तो उससे भी जा सकते हैं। गोरखपुर से करीब 96 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल इंडो बॉर्डर आता है। सनोली बॉर्डर के नाम से उसको जाना जाता है। वो जो जगह है, वो जो शहर है, वो जो टाउन है, वो सनोली है। वहीं पर नेपाल इंडो बॉर्डर है। गेट बना हुआ है जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो शहर है ये सनोली है। और सामने जो गेट देख रहे हैं, इस गेट को पार करने के बाद हमारी एंट्री नेपाल में हो जाएगी। जब भी आप काठमांडू टूर करें तो अपने साथ आपका आधार कार्ड जरूर रखें, क्योंकि यही आधार कार्ड है जो आपको नेपाल में घूमने में मदद करेगा। क्योंकि नेपाल में पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको आधार कार्ड दिखाना होगा और आप नेपाल जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बाइक लेकर आ रहे हैं या अपनी कार लेकर आ रहे हैं तो आपको उस गाड़ी का परमिट बनवाना पड़ेगा। पर्सनली आपको खुद का परमिट नहीं बनवाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी का परमिट बनवाना पड़ेगा। अगर आप कार लेकर आ रहे हैं तो एक दिन का कार का परमिट बनता है 500 रुपये में, और बाइक का बनता है एक दिन का 150 रुपये में। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितने दिन नेपाल में रहना है। मान लीजिए आपको 4 दिन नेपाल में रहना है तो कार लेकर आए हैं तो 2,000 रुपये का परमिट बनेगा, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा आप लेकर चलिए। अगर आपको 4 दिन नेपाल में रहना है तो आप 5 दिन का परमिट बनवाइए। ऐसा करने से आपको फायदा ये होगा कि अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा वहां पर लग जाता है, कोई भी वजह हो सकती है, कोई मेडिकल इश्यू हो जाता है, कोई लैंडस्लाइड हो जाती है, वेदर इश्यू हो जाता है, तो अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा भी लगेगा तो आपके पास परमिट होगा। क्योंकि अगर आपके पास परमिट नहीं है और आप नेपाल में अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो उस पर आपको भारी चालान हो सकता है। तो बफर टाइम लेकर चलिए, चाहे आप बाइक से जाएं चाहे आप कार से जाएं। अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो टैक्सी वाला अरेंज करेगा परमिट, आपका कोई हेडेक नहीं होगा। जो भी आप टैक्सी बुक करेंगे उनसे बात कर लीजिए कि इसमें परमिट इंक्लूड है या उसका अलग से पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप नेपाल इंडो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, गेट के अंदर आएंगे, आपके मोबाइल का नेटवर्क चला जाएगा। इंडियन सिम वहाँ काम नहीं करता है, तो उसका तरीका ये है कि बॉर्डर पार करते ही वहाँ पर जहाँ ये परमिट बनते हैं गाड़ियों की, वहीं पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए सिम अरेंज कर देंगे। सिम की क्या कॉस्ट रहती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा सिम मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरह के सिम चलते हैं नेपाल में, एक है एनसेल और एक है नमस्ते। जो भी आपको सही लगे कोई भी ले लीजिए। मैं गया था, मैंने एनसेल लिया था। एनसेल का सिम मुझे 500 रुपये में पड़ा। 200 रुपये का सिम था और 200 रुपये का उसमें इंटरनेट डलवाया और 100 रुपये का उसमें बैलेंस डलवाया। इंडिया की तरह भर भर के डेटा तो वहाँ मिलता नहीं है। 7 दिन की वैलिडिटी थी इस सिम की, यानी 500 रुपये का वो सिम पड़ा मुझे, जिसमें 2 GB इंटरनेट पर डे मिला, 100 रुपये का बैलेंस था और 7 दिन की वैलिडिटी थी। कॉल चार्जेस की बात करूं तो अगर इंडिया से नेपाली सिम पर कोई कॉल करता है तो उनके 12 रुपये एक कॉल के कटेंगे। अगर आप नेपाली सिम से इंडिया में कॉल करते हैं इंडियन सिम पे तो आपके 4 रुपये एक कॉल के कटेंगे। तो ये है कुछ नेटवर्क की बातें। मेरे हिसाब से अगर आप नेपाल घूमने आ रहे हैं तो ये सिम जरूर ले लीजिए। आधार कार्ड दिखाकर ही आपको ये सिम मिल जाएगा। बॉर्डर पार करने के बाद ही आप चाहें तो
इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए भी काफी सारी दुकानें हैं, वहाँ पे काफी सारे एजेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इंडियन 1000 रुपए के नेपाली 1600 रुपए मिल जाते हैं। इतना फर्क है इंडिया और नेपाल में। हालांकि अब नेपाल में इंडिया की सभी करेंसी चलती है, तो जरूरी नहीं है कि आपको कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा। जो लोग फ्लाइट से डायरेक्ट काठमांडू पहुंच जाते हैं, उनके पास करेंसी नहीं होती है, तो वो भी घूमते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको करेंसी कन्वर्ट करवानी पड़ेगी। बट हाँ, जब नेपाल आए हैं तो कुछ 1-2 हज़ार रुपए तो आप कन्वर्ट करवा ही सकते हैं। एक मेमोरी बन के रह जाएगा, उन नेपाली नोट को अपने साथ रख सकते हैं। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने करीब 10,000 के आसपास करेंसी कन्वर्ट कराई थी। तो ये होते हैं काठमांडू पहुंचने के सभी तरीके। आपके शहर से, आपके राज्य से जो तरीका आपको बेस्ट लगे, आप उससे काठमांडू पहुंच सकते हैं। अब आपके पास नेपाली सिम भी है, अब आपके पास नेपाली करेंसी भी है, अपनी गाड़ी लाए हैं तो गाड़ी का परमिट भी है। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं नेपाल में घूमने के लिए। गोरखपुर से काठमांडू अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो करीब 13-14 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि रास्ता ही कुछ ऐसा और कुछ पहाड़ी रास्तों से होकर हमें निकलना पड़ता है। तो ये है काठमांडू पहुंचने की बातें। अब बात करते हैं कि काठमांडू में होटल कहाँ ले, स्टे कहाँ करें। देखिए, काठमांडू के जो होटल्स के चार्जेस हैं वो 800-1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं, जो 6-7 हजार तक जाते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप किस लोकेशन पर कौन सा होटल लेते हैं। काठमांडू एक बहुत बड़ा शहर है, तो बात यही आती है कि किस लोकेशन पर होटल लिया जाए, क्योंकि इंडिया से जो भी टूरिस्ट जाते हैं उन्हें पता नहीं होता कि काठमांडू में कहाँ हमें घूमना है, कहाँ होटल लेना बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आपको काठमांडू टूर की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। आप में से कितने लोग नेपाल घूम चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं आपको काठमांडू की कुछ लोकेशन बताता हूँ कि जहाँ पर आप होटल ले सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो रिंग रोड पर होटल ले सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास जो रोड है वो रिंग रोड है, उसी के आसपास आप होटल ले सकते हैं। आप चाहे तो पशुपति रोड पर भी होटल ले सकते हैं। आप भुवनेश्वरी मार्ग पर होटल ले सकते हैं। आप चाहे तो दक्षिणामूर्ति पर भी होटल ले सकते हैं। सूर्य विक्रम गया वाली रोड पर भी होटल लिया जा सकता है। ये कुछ 5-6 रोड हैं जहाँ पर आपको होटल लेना चाहिए। कोशिश ये कीजिए पशुपतिनाथ मंदिर के चारों तरफ कहीं भी आप होटल ले लीजिए। ऐसा करने से आपको काठमांडू घूमने में काफी फायदा होगा। ये जो होटल आप देख रहे हैं, मैंने यहीं पर स्टे किया था। होटल का नाम है होटल रामानम। खास बात यह है कि इस होटल का अपना एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भी है, और मैं ठहरा शाकाहारी आदमी, तो मेरे लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था। खाने पीने की बात कर ही रहे हैं तो फूड के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि काठमांडू में कैसा खाना आपको मिलने वाला है। देखिए, काठमांडू में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का फूड मिल जाता है, लेकिन यहाँ का वेजिटेरियन भी इंडियन वेजिटेरियन से थोड़ा सा अलग होता है। तो आप नेपाल आए तो काठमांडू के किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में नेपाली ऑथेंटिक वेजिटेरियन थाली जरूर ट्राई कीजिएगा। कुछ अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं काठमांडू में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जहां पर आपको घूमने जरूर जाना चाहिए काठमांडू आने के बाद। उसमें सबसे पहले आता है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, और कहते तो ये भी है कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ धाम में भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। पूरे दर्शन तभी माने जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के खुलने की टाइमिंग सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक खुलता है, और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। बीच में ब्रेक होता है, उस समय दर्शन करने नहीं जाया जा सकता। हालांकि मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, वो खुला रहता है। तो ये है पूरा शू स्टैंड। इस तरह से पॉलीथीन में पैक करके अंदर देना होता है, टोकन मिल जाता है, तो बिल्कुल सेफ साइड रहता है। हाँ, एक साथ रख, तो कुछ इस तरह का टोकन मिल जाता है। 2988। खरीदारी करने के लिए भी आसपास ना बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ सामने है, उधर भी दिखा देंगे आपको पूरा मार्केट। इधर भी मार्केट है, और इधर भी कुछ है। एटीएम वगैरह की फैसिलिटी भी है यहाँ पर। एटीएम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इंडियन एटीएम यूज़ करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन 150 रुपये लगता है। अगर मान लीजिए आप एटीएम से 1000 रुपये निकालते हैं तो 1600 नेपाली रुपये निकलेंगे, और आपके अकाउंट से आपके 1000 रुपीज़ कट जाएंगे, प्लस 150 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज कटता है। तो देख रहे हो फ्रेंड्स, ये सब लाइन लगी हुई है यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने वालों की। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। कई हजार की तादाद में श्रद्धालु इस वक्त यहाँ मौजूद है। चलिए अभी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। श्री पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने हम लोग आ चुके हैं।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। सामने जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये है नंदी महाराज की, और ठीक इनके सामने मुख्य पशुपतिनाथ मंदिर यानी गर्भगृह मौजूद है। गर्भगृह के अंदर तो हम कैमरा नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ से आपको दर्शन करा रहे हैं। मंदिर बहुत बड़ा है। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बागमती नदी नेपाल की एक पूजनीय नदी है। शाम को 7 बजे के आसपास यहाँ पर आरती का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू का सबसे बड़ा मंदिर है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट, सबसे ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर भारत से ही आते हैं। दूसरी जगह है, आप भक्तपुर दरबार देखने चले जाइए। पशुपतिनाथ से भक्तपुर करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। काठमांडू सिटी से घूमते हुए, काठमांडू सिटी के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए आप भक्तपुर तक जा सकते हैं। जब रास्ते पर जा ही रहे हैं तो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए डीजल पेट्रोल के प्राइस भी बता देते हैं नेपाल में क्या है। डीजल का प्राइस नेपाल में 164 रुपए 50 पैसे पर लीटर है। पेट्रोल का चार्ज 175 रुपए 50 पैसे है। ये नेपाली करेंसी में। इंडियन करेंसी में आपको पेट्रोल का करीब 109 रुपए देना पड़ेगा और डीजल का 102 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। यहाँ के पेट्रोल पंप भी अलग है। इंडिया जैसे इंडियन ऑयल, HP, भारत पेट्रोलियम नहीं है। यहाँ के पेट्रोल पंप भी अलग ही है। ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये है भक्तपुर। भक्तपुर को कल्चरल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है। 500 रुपए नेपाली देंगे तो आपको एक एंट्री टिकट मिल जाएगा। अगर आप इंडियन करेंसी दे रहे हैं तो 300 रुपए आपको देने पड़ेंगे। कुछ इस तरह का टिकट मिलता है। साथ में एक और पेपर मिलता है जिसमें भक्तपुर के बारे में पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन दी गई है। भक्तपुर एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ की ये इमारतें देखकर आप समझ जाएंगे कि नेपाल के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है भक्तपुर। हम यहाँ एक बिल्डिंग देख रहे हैं जिसकी दीवारों को एक लकड़ी के खंभों के सहारे रोका गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि साल 2015 और उससे पहले 1935 में यहाँ भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से भक्तपुर की इन ऐतिहासिक इमारतों को काफ़ी नुकसान हो गया था। तो दीवारें कमज़ोर हैं, इसीलिए सपोर्ट के तौर पर ये लकड़ी के खंभे लगाए गए हैं। सामने टेम्पल व्यू पॉइंट है जहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग अभी बैठे हुए हैं। मंदिर है सामने, उधर भी आपको लेकर चलते हैं। यहाँ आसपास में कैफे, रेस्टोरेंट, मार्केट सब कुछ है। खाने पीने के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस भक्तपुर में मिल जाते हैं। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये भक्तपुर दरबार का है। खरीदारी करने के लिए भी बहुत कुछ है। कुछ नेपाली हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड चीजें भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप सांगा चले जाइए। काठमांडू से सांगा की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। भक्तपुर दरबार में घूमने के बाद आप डायरेक्ट सांगा तक जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का एक सस्पेंशन ब्रिज है। यहाँ भी मैं आपको लेकर चलूंगा और इस ब्रिज पर भी आपको घुमाऊंगा। बहुत खास है ये ब्रिज। ये जो शहर है, तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखा। रिपोर्ट अगर अच्छा लगा है तो सबसे पहले मैं ये बात करूं कि देखिए नेपाल सब लोग विजिट करना चाहे पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो। इंडियन लोगों के लिए इजी थोड़ा ज्यादा है, पाकिस्तानियों को थोड़ा मुश्किल पड़ता है। और मुश्किल क्यों पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, आपको बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम होता है। अब जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, अब यहाँ पे पासपोर्ट ही नहीं बन रहा। पासपोर्ट ना बनने की वजह यहाँ पे ये कि भाई बहुत सारे लोग पाकिस्तान से निकलना चाह रहे। इस गवर्नमेंट वगैरह की जो भी हालात वगैरह है पिछले 2 साल से, तो लोग निकलना चाह रहे हैं और यहाँ से जाना चाहते हैं। अब क्या हो रहा है कि भाई पासपोर्ट ऑफिस पे ज्यादा रश है और जहां से पासपोर्ट बन के आ रहे हैं तो वहां पे उनके पास पेपर ही नहीं है प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो भाई पहले तो आपको पासपोर्ट लेना है। पासपोर्ट लेने के बाद आपको दुबई का वीजा लेना है, क्योंकि आपको नेपाल जाना है। पहले तो आपको नेपाल से दुबई जाना पड़ेगा, दुबई से फिर आपको नेपाल आना पड़ेगा। अब इंडियन लोगों के लिए तो ईजी है भाई, जाओ बॉर्डर से क्रॉस करो, आपको चले जाना। आपको ना तो पासपोर्ट की जरूरत है ना तो आपको किसी टैक्स की जरूरत है। अगर आप अपनी गाड़ी में जाओगे तो गाड़ी का टैक्स भर देना। अगर आप ऐसे ही जाना चाहते हो बॉर्डर की करीबी सिटी में आ जाओ, वहां से फिर रिक्शा या टैक्सी में आ जाना। अगर नहीं है तो लोकल में आ जाना। 20-20, 50-50 रुपए लेके लोकल में आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए ले लेगा, 200 ले लेगा। आप बॉर्डर क्रॉस करो, नेपाल में घूमो फिरो, पैदल चले जाओ या तो आप टैक्सी के अंदर चले जाना। जो कैब, हम जिसको कैब बोलते हैं, राइड बोलते हैं, उसको राइड कर लेना। या तो आप वहां से बाइक ले लेना रेंट पे, रेंटा बाइक कर लो या रेंटा कार कर लो और उसके बाद आप नेपाल विजिट कर सकते हो। और अगर इससे भी ज्यादा आपको अच्छा विजिट करना है, नेपाल एंजॉय करना है, तो फिर आप पैदल मतलब एंजॉय करो। मतलब आप टैक्सी वगैरह लेना, अगर
आपको किसी सिटी में जाना है तो आप रिक्शा ले लेना, रिक्शा में जाके वहाँ पे एंजॉय कर लेना, पूरी सिटी को विजिट करना, रेस्टोरेंट होटल में खाना वाना खा पी के जो है वो एंजॉय करो। देन फिर आपको बाकी सिटियों के अंदर जाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको बस का भी एंजॉय मिल जाएगा कि बस में किस तरीके से कहाँ जाना है, बाकी जगहों को कैसे यूज करना है, किस तरीके से जाना है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। मैं ये कहूंगा कि भाई जितने भी इंडियन लोग हैं वो इस टूर को लाजमी देके अपने दोस्तों को भी विजिट करें, जिन लोगों को व्लॉगिंग का बड़ा शौक है या जिन लोगों को टूर का बड़ा शौक है और मुल्क से बाहर मुल्क के अंदर जाके व्लॉगिंग का शौक है, जिन लोगों को ये शौक है कि भाई हम बाहर किसी मुल्क के अंदर जाके व्लॉग बनाए, तो आपके लिए नेपाल इज बेटर ऑप्शन। पाकिस्तान भी आपके लिए है, बट पाकिस्तान में आपको करतारपुर आना पड़ेगा, करतारपुर से आगे आप आ नहीं सकते। अगर आगे आपको आना है तो फिर आपको उसके अंदर वीजा प्रोसेस और पासपोर्ट प्रोसेस का बहुत ज्यादा वो जाएगा। और पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात बड़ा इशू है, तो उस वजह से मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा इंडियन के इन दिनों के अंदर आप पाकिस्तान आए, नेपाल एंजॉय करें, वहां पे फैमिली के साथ जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, सोलो ट्रिप पे जा सकते हैं। एंड देन की बेस्ट होगा, अगर आप अकेले जाओगे तो थोड़ा बहुत इशू आपको होगा, ये होगा कि भाई अकेले होगे तो मजा नहीं आएगा, दोस्त वगैरह यार होंगे तो फिर आप इंजॉय जरा अच्छा से कर पाओगे।